नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है रुद्रा नवोदय के YouTube चैनल पर। आज का हमारा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम वर्णमाला के अध्याय से एक रोचक विषय व्यंजन को समझेंगे। बच्चों, आपने पिछले क्लास में स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज के क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है हम लोग का व्यंजन। बाकी आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। चलिए, बीच बीच में हम देख लेंगे कि क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू किया जाए और आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी में क्या है? व्यंजन। जिस तरीके से हम हिंदी को पढ़ रहे हैं ठीक इसी तरीके से इंग्लिश का भी क्या होता है? अल्फाबेट होता है, वर्णमाला होता है। और जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट कहते हैं। उसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्या हाँ या ना? चलो अभिजीत बताओ, कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया अल्फाबेट को? अल्फाबेट ही क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला ही क्या है? अल्फाबेट है। अब वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। तो स्वर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे। और व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो जिस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। एक को वॉवेल कहा जाता है, एक को कॉन्सोनेंट का। ए ई आई ओ यू, क्या ये? बाकी जो बचा दी में कॉन्सोनेंट। तो ठीक हमने इसमें स्वर के को पढ़ लिया अपने हिंदी अल्फाबेट में। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं व्यंजन को। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जितने भी व्यंजन है स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। व्यंजन के बिना के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। जो पुराने प्राचीन समय से ही व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। लेकिन अब क्या है? द्विगुण व्यंजन ड और ढ को मिला देने से या जोड़ देने पर इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहीं से हमारे कंफ्यूजन के जड़ उत्पन्न होते हैं। जैसे आप जब छोटे थे या हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर ने के से क, एल से ल और एम से म पढ़ाया था। ठीक है, आपको भी वही पढ़ाया जाता है ना कि नहीं? लेकिन जब हम लोग लिखते थे के एल एम तो सर क्या करते थे? कूट देते थे। आपके जमाने में सर की कुटाई नहीं होती, हम लोग के जमाने में कुटाई हो जाती थी। अब इसको सही करने के लिए लिखना पड़ता था के ए एल ए एम, ये लिखा जाता था। कलम लिखा जाता था ना? याद क्या नो? सर क्या करते थे? सही कर देते थे। लेकिन उस समय हम लोग की औकात नहीं होती थी कि हम लोग पूछ पाए
हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम पूछ पाए कि सर ए कहाँ से आया। ठीक वही चीजें आप लोग भी करते हैं, टीचर से नहीं पूछते हैं कि सर ए कहाँ से आया, पूछते हैं? कहीं पूछे हैं? अपने आप से पूछो कि कहीं पूछे हो? मुंडी क्या उल्लू हो? हैं? मुंह में आवाज वाज है कि घर पे रख के आए हो आवाज को? हैं? ये क्या है? कमल। अब यहाँ पे अ कहाँ से आया? तो क्या कह रहा है? सभी व्यंजन में अ जुड़ा होता है। तो जैसे ही कमल को आप हिंदी में जब पढ़े हैं बेटा वर्ण विच्छेद, तो कमल को छोड़ते हैं तो क्या आता है? क हलंत जमा और जमा ल हलंत जमा और जमा म हलंत जमा और, ये तो हो गया विच्छेद। लेकिन जब उच्चारण करते हैं कमल या कलम कलम, तो म का पूरा उच्चारण इंग्लिश में नहीं होता। तो ये जो म होता है आधा उच्चारण होता है, लेकिन क और ल क्या होता है? पूरा उच्चारण होता है। इसलिए लास्ट में अ नहीं लगता है, क्योंकि जब इसका आधा उच्चारण होगा तो अ का जरूरत होगा। और ये आधा के लिए क्या दिखाया जाता है? हलंत। आधा के लिए क्या लिखाया जाता है? हलंत। तो यहाँ पे आप पीछे भी पढ़े हैं कि हलंत किसे कहते हैं? व्यंजन के नीचे खींची गई तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कहा कि 33 मानी जाती है परंपरागत रूप से, और कहा कि 35 मानी जाती है। अब इसको जानने के लिए हमें पूरे व्यंजन के अंगों को जानना होगा। तो हम लोग चलते हैं कहा? व्यंजन के भेद की ओर। और इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। यहाँ परिभाषा एक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लेकिन जब हम छोटे रहते हैं या छोटे बच्चों के किताब में देखोगे, जो क्लास यूकेजी के बच्चे हैं उनके किताब में, क्लास एलकेजी के बच्चे हैं उनके किताब में तो लिखा जाता है जिसके पास मात्रा होती है वो स्वर कहलाते हैं, और जिसके पास मात्रा नहीं होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके पास मात्रा होती है? नहीं होती है। तो उसमें छोटे क्लास में देखोगे तो जिसके ऊपर मात्रा लगाई जाती है, जिसके ऊपर मात्रा लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। और जिसके ऊपर मात्रा नहीं लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यह है छोटी क्लास की बात। अब आपके लेवल या आपसे अपन किसी भी क्लास के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक है क्या? स्वर और व्यंजन का परिभाषा। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसलिए क्योंकि जितने भी व्यंजन है वो उसमें अ स्वर सम्मिलित होता है। अगर क बोल रहे हैं तो उसमें भी अ है, लेकिन अगर नहीं अगर अ रहेगा तो क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा। तो इसके आधार पे भी आगे चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रकार होंगे। क्योंकि स्वर जो होते हैं एक स्वर सहित हो जाते हैं, व्यंजन जो होते हैं एक स्वर सहित हो जाते हैं और एक स्वर रहित हो जाते हैं। अगर स्वर सहित है तो क्या है? वो स्वर सहित है तो क्या है? अक्षर बनेगा। स्वर सहित होगा तो क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। और स्वर रहित होगा तो क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। स्वर रहित होगा तो क्या बनेगा? वर्ण बनेगा, क्योंकि उसके नीचे क्या होगा? हलंत होगा। अब वर्ण को जिसके नीचे, जिस व्यंजन के नीचे हलंत होगा, क्या उसको आप खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यंजन के नीचे अगर हलंत नहीं होगा तो क्या उसको खंडित करेंगे कि नहीं करेंगे? कर सकते हैं। तो अक्षर का खंडन किया जा सकता है, लेकिन वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है। तो व्यंजन से ही निकल के उधर की तरफ बढ़ता है। कोई दिक्कत? चले आगे। अगला देखिए, अगला हमारा है वर्णों का, सॉरी व्यंजनों का वर्गीकरण। अगला है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण।
तो व्यंजन के जो मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन या इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इसमें हम यहाँ पे देखिए इसकी संख्या होती है 25। इसकी संख्या कितनी होती है 25। इसकी संख्या कितनी होती है 4 और इसकी संख्या कितनी होती है 4। तो बेटा जोड़ो तो कितना हो जाएगा। पीछे हमने चर्चा किया था 35 का, आया कि नहीं 35। तो ये क्या है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है 35 है। अब कहा भैया 35 भी होता है तो 35 कब होता है तो आप ट वर्ग में यहाँ पे 5 का व्यंजन होता है। क च ट थ प वर्ग क्या कह सकते हैं वर्ग। और सब में सभी वर्गों में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है 5। सभी वर्णों में वर्गों में व्यंजन की संख्या कितनी होती है 5। तो इस तरीके से कितने हो गए 25। अब कहता है कि भैया टॉ है ना टॉ नहीं क्या है ना ये टॉ नहीं टॉ। ये जो टॉ है ये कहता है कि भैया हमारा अंदर से दूसरा और ही लिखकर आया। इसे क्या कहा गया द्विगुण व्यंजन। और क्या कहा गया बेटा द्विगुण व्यंजन। अब ये संख्या कितनी हो गई यहाँ 27। कितनी हो गई 27। 27 में 4 परिवार जोड़ोगे 31 में 4 जोड़ोगे समझ में आया। तो आधुनिक व्यंजनों की संख्या यानी कि वर्तमान में व्यंजनों की संख्या जो होती जा रही है वो क्या होती जा रही है 35। तो जब पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है 37 या 35 35। लेकिन पूछेगा कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो व्यंजन की कुल संख्या व्यंजन की कुल संख्या क्या होगी 35। समझ में आया। तो ये समझ में आया। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। पीछे से आप रिवाइज करते रहिएगा। आप आगे हम लोग देखेंगे इस व्यंजन के बारे में यानी स्पष्ट व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की परिभाषा सहित इनके पूरे वर्णन को किया जाएगा। और ये केवल ये याद रखिएगा कि व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वो कौन है स्पष्ट अंतस्थ और अब इनके परिभाषा जानना है। इनके पूरे परिवार के बारे में जनगणना इनकी करनी है। क्या जनगणना जरूरी होती है ना। जनगणना जरूरी है कि नहीं। लेकिन हमारे भारत की जनगणना जरूरी नहीं है क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हो रही। हर चीज अगर टाइम पे होगा अपने नियम कानून से होगा आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तब देश आगे जाएगा। जैसे अभी देखिए अभी फिलहाल में आपको गाना सुनाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर भी गाना का आवाज आएगा। ये क्या नैतिकता है। ये कारण है हमारे समाज में शिक्षा का। समाज में इसी तरीके का शिक्षा दिया गया है। अगर ये व्यक्ति शिक्षित होते तो इनको समझ में आता कि हम जो आवाज और साउंड कर रहे हैं आसपास विद्यालय भी चल रहा है। इस चीज को ये क्या करते थे बंद करते। इससे कुछ सीख रहे हैं आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। सीख लीजिए कि फ्यूचर जब आप बड़े हो या आपके घर में कोई त्योहार फंक्शन हो अगर आपका घर किसी विद्यालय के आसपास हो किसी कोचिंग संस्था के आसपास हो तो आपको ऐसी साउंड नहीं करनी चाहिए। आप अगर छोटा सा भी थोड़ा आवाज हल्का करके भी बजाएंगे ना तब भी आपके घर में आवाज बजेगी। जब स्कूल छुट्टी हो जाती है आप बजाइए ना पूरे गांव को हल्ला करा के दिखाइए। लेकिन ये सिस्टम क्या है ये शिक्षा का ही कारण है। अगर शिक्षक उस समय थोड़ी सी अब ये भी वहां पे शिक्षक को भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस समय इस तरह बोलबाला ही नहीं था।
थोड़ी सी भी नैतिकता नहीं होती है कि लोग सोचे कि हमारे आसपास विद्यालय भी है। जो विद्यालय होता है ना वो मंदिर से भी बड़ा है। अगर किसी को तर्क करना है कि विद्यालय क्या मंदिर से बड़ा है या नहीं है, तो खुद अपने आप पे चिंतन करके पूछे कि क्या विद्यालय बड़ा है या मंदिर बड़ा है। मंदिर आस्था है। आप आस्था अपने घर में भी बिना मूर्ति के भी पूजा करेंगे ना तो भगवान खुश रहेंगे, लेकिन विद्यालय बिना गए आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और जिसको लग रहा है कि नहीं ज्ञान बढ़ सकता है तो करके देख लो, विद्यालय मत आना, विद्यालय मत भेजो बच्चों को, क्या बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर याद रखना कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन हो, दिन के दौरान साउंड बज रहा हो, तो आपको आवाज क्या करनी चाहिए, थोड़ी स्लो आवाज में बजाए, अगर आपके पास विद्यालय है तो। नहीं विद्यालय तो मस्ती से बजाइए ना। कुछ समझ में आया? जय हिंद, जय भारत।